हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सलसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 1 से लेकर 3 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले 3 दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चूंकि आपको पहले से पता है कि जो संडे का दिन होता है, संडे को ऑफिस ऑफ रहता है, तो इस वजह से देखा जाए या तो हम प्री रिकॉर्ड करते हैं क्लास या फिर सोमवार को उसको कवर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को चर्चा करेंगे। और परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो सारे करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण डाटा जो आपकी स्टडी के तौर पर या फिर एग्जाम्पल के तौर पर अपनी मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर फोकस किया जाता है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की क्लास। एक एक कर आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम से। कॉमनवेल्थ गेम से देखा जाए कॉमनवेल्थ खेल 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ खेल 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक, ठीक है, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया, जिसमें 74 देशों ने 10 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाते हैं कि ये जो ग्लासगो स्कॉटलैंड है ना, पहले यहां पर नहीं आयोजित होना था कॉमनवेल्थ खेल। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था। लेकिन कुछ आर्थिक समस्याओं और खेलों के आयोजन में देखा जाए जो आर्थिक समस्याएं थी, उन आर्थिक समस्याओं के कारण ऑस्ट्रेलिया ने से हाथ पीछे खींच लिया और उसके बाद यहां पर देखा जाए स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया 23वें कॉमनवेल्थ खेलों का। यहां पर देखा जाए भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का चौथा स्थान रहा। अब भारत का चौथा रहा तो पहले दूसरे तीसरे पर कौन रहे? पहले स्थान पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर देखा जाए कौन रहा? यहां पर देखा जाए दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, ठीक है। तीसरा स्थान किसका रहा? तीसरा स्थान रहा कनाडा का। किसका? कनाडा का। और चौथे स्थान पर कौन? अपना प्यारा भारत रहा। भारत का चौथा स्थान रहा। तो ये आपके लिए मेडल टैली इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखा जाए जो भारत चौथे स्थान पर रहा, तो भारत ने टोटल कितने पदक अर्जित किए? यहां पर भारत ने पदक अर्जित किए टोटल 39। कितने? 39 पदक अर्जित किए और 39 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। इस 39 पदक में बात करें तो 13 गोल्ड मेडल है। कितने? 13 गोल्ड मेडल है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ 17 जो है वो सिल्वर है और ब्रॉन्ज कितने हैं? 9 ब्रॉन्ज है, ठीक। तो इस प्रकार से ये मेडल टैली आपको याद रखनी है। यूपीपीसीएस 2019, यूपीपीसीएस 2019 में देखा जाए आपसे सवाल एक ऐसा ही पूछ लिया गया था। जो मेडल टैली होती है ना, मेडल टैली, मेडल टैली से सवाल पूछ लिया गया था। सीधे सीधे ये पूछा था कितने गोल्ड, कितने रजत और कितने कांस्य जो है जीता है भारत ने। इस प्रकार से सवाल पूछ लिया था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 13 गोल्ड है, 17 रजत है और 9 कांस्य, टोटल यहां पर 39 पदक भारत ने जीते हैं। यहां पर चर्चा कर लें तो ये ग्लासगो में दूसरी बार आयोजित किया गया है। जो कॉमनवेल्थ गेम है, इस कॉमनवेल्थ खेल को दूसरी बार आयोजित किया गया ग्लासगो में। पहली बार कब किया गया था? 2014 में पहली बार हुआ था और उसके बाद देखा जाए 2026 में आयोजित किया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में जो खेल परिदृश्य है और खेल का जो एनवायरमेंट है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो 24वां कॉमनवेल्थ खेल जो है इसका आयोजन 2030 में कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में 24वां कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए इससे पहले भारत ने कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कब किया था? 2010 में किया था, ठीक है। 2010 में कहां पर? 2010 में दिल्ली में किया था। और यह दूसरी बार होगा कि 2030 में भारत आयोजित करेगा कॉमनवेल्थ खेल अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया था? भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे वहीं पर किया था। भारत ने टोटल 101 पदक जीते थे। कितने? 101 पदक भारत ने हासिल किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको हमने चर्चा की। अब यहां पर जो मेडल मिले हैं, मेडल से संबंधित एक अलग वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा। उसमें सारे जो मेडल्स हैं किस कैटेगरी में मिले हैं, किसके लिए मिले हैं, किसको क्या मिला है, सारी चीजें उसमें चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं, आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए खबर क्या है? मशरूम उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम, ठीक है। चर्चा करें तो वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने 51,000 मीट्रिक टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर याद रखिएगा जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पादों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मशरूम, ठीक है। मशरूम की खेती यहां पर देखा जाए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में विकसित हो रही है और मशरूम के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है अपने उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। देखा जाए तो यह देश के कुल
4.27 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लगभग 13% है। यानी कि भारत में जितना मशरूम उत्पादित होता है उसका अकेले 13% हिस्सा उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। बात करें तो यह उपलब्धि आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि हितैषी नीतियों तथा वैल्यू एडेड फसलों को प्रोत्साहन का परिणाम माना जा रहा है। बात करें तो वर्ष 2025-26 में मशरूम उत्पादन, कंपोजिट निर्माण एवं स्पाइन निर्माण इकाइयों के 40% अनुदान तथा 200 वर्ग फुट की मशरूम इकाइयों पर 50% अधिकतम 1 लाख अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ पर बात करें लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, हरदोई, बस्ती, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली और सोनभद्र सहित अनेक जिलों में मशरूम की खेती का तेजी से विस्तार भी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ सकता है कि मशरूम के उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, मशरूम के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने तितलियों और पतंगों की पहली राष्ट्रीय सूची जारी की है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा देखा जाए तो तितलियों और जो कीट पतंगे होते हैं ना, कीट पतंगों की पहली राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। बात करें तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा 12 वर्षों के शोध के बाद भारत की तितलियों और पतंगों की पहली व्यापक राष्ट्रीय सूची तैयार की गई है, जिसका अंतिम खंड जूटॉक्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यहां पर देखा जाए सूची के अनुसार भारत में 13,703 प्रजातियां, 3,705 वंश, 240 उपकुल, 102 कुल और 31 महाकुल दर्ज किए गए हैं, जो विश्व की ज्ञात प्रजातियों का लगभग 8.25% है। कितना? 8.25% हिस्सा है। यहां पर बात करें तो जियो मेट्रियो आइडिया महाकुल में 2,205 प्रजातियों के साथ भारत इस समूह में महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। यहां पर देखा जाए तो यह सूची जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक निगरानी, जलवायु अध्ययन तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पत्रिका है जूटॉक्स पत्रिका, इसको आप याद रखिएगा, जूटॉक्स पत्रिका इसी में प्रकाशित हुआ है पहला व्यापक राष्ट्रीय सूची। ठीक है, और भारत ने पहली बार है कि तितलियों और कीट पतंगों की राष्ट्रीय व्यापक सूची पहली बार जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा जारी की गई है। चलिए, क्या आप में से कोई बता सकता है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नोएडा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का बहुउद्देशीय स्टेडियम। ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा में किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? यहां पर देखा जाए मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत और उत्तर प्रदेश में खेल अवसंरचना विकास से संबंधित सवाल आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट्स। नोएडा के सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक बहुउद्देशीय स्टेडियम विकसित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ओलंपिक स्तर के तरणताल, इंडोर खेल परिसर, स्पोर्ट्स साइंस तथा फिटनेस सेंटर सहित बहुस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां पर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को एक साथ अनेक खेलों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर नोएडा को प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। ठीक है, नोएडा विकास प्राधिकरण ने SC2 स्पोर्ट्स सिटी का मानचित्र स्वीकृत कर दिया है, जबकि SC1 की स्वीकृति अंतिम चरण में है। ठीक है, और इस प्रकार से देखा जाए तो नोएडा को उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यह बहुउद्देशीय स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, जहां पर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यह स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा अशोक आगलावे ये बनी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में देखा जाए तो ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कोई महिला है, वो पहली बार किसी महत्वपूर्ण संस्था की प्रमुख बनी है, तो उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्षा अशोक आगलावे ये बनी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 अगस्त 2026 को वर्षा अशोक आगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
की 54वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे 176 वर्ष के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। देखा जाए तो वे जीवाश्म वैज्ञानिक है तथा 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने असित शाह का स्थान लिया। किसके स्थान पर? असित शाह के स्थान पर देखा जाए तो अब ये वर्षा अशोक जी बनेंगी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक। यहां पर बात की जाए तो वर्ष 1992 में भारतीय खान विनोपकार के बाद उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनिज सुरक्षा, भूवैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक आपदा अध्ययन, भूवैज्ञानिकों के लिए क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीबीजी सोल्जरोथॉन को राष्ट्रपति ने दिखाई हरी झंडी। यहां पर देखा जाए जो पीबीजी सोल्जरोथॉन है इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। चर्चा करते हैं। 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों रेजिमेंट जो पीबीजी है इनके द्वारा आयोजित पीबीजी सोल्जरोथॉन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा एक विशेष डाक टिकट का अनावरण भी किया है। सैनिकों के लिए दौड़, सैनिकों के साथ दौड़ की अवधारणा पर आधारित इस आयोजन का थीम रियल हीरोज सपोर्टिंग इंडियाज आर्म फोर्सेस। ठीक है, थीम याद रखिएगा। जो पीबीजी सोल्जरोथॉन है इसका आयोजन किस थीम पर किया जा रहा है? तो इसका थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रियल हीरोज सपोर्टिंग इंडियाज आर्म फोर्सेस। ठीक है, यहां पर बात करें तो दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित इस दौड़ में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की श्रेणियां शामिल है। इस आयोजन से प्राप्त राशि का उपयोग सशस्त्र बलों के पैरालेप्सिक पुनर्वास केंद्र, युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों के तथा राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट में घोड़ों और सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा। और इसी तरह ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली देखा जाए जैसे मैराथन होता है ना, तो वहीं पर सोल्जर जो है पीबीजी सोल्जर्स वो ये दौड़ेंगे सोल्जरोथॉन। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए ये शिखर सम्मेलन 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 के नाम से आयोजित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भौगोलिक संकेतक यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जीआई टैग प्राप्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में बढ़ावा देने तथा हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इस अवसर पर 100 से अधिक जीआई पंजीकृत उत्पादों को प्रदर्शन किया जाएगा। डिजिटल हैंडलूम एटलस एक मंच अनंत बाजार का शुभारंभ भी किया जाएगा। ठीक है, और हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद की हीरक जयंती का लोगों का अनावरण भी किया जाएगा। ठीक है, चर्चा करें तो सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार, जीआई पंजीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन रणनीतियों पर तकनीकी सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। और हर साल एक पॉइंट याद रखिए कि जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। त्रिसेना भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4था संस्करण जारी किया गया। यहां पर बात करते हैं 3 अगस्त 2026 से नई दिल्ली में मोनेक्सा सेंटर में त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4था संस्करण प्रारंभ होगा। यानी कि आज से देखा जाए ये जो त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम है इसका 4था संस्करण आज से प्रारंभ हो रहा है। यह 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बात करें तो पाठ्यक्रम का आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ हेडक्वार्टर आईडीएस के मार्गदर्शन में तथा सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के समन्वय से किया जा रहा है। यहां पर बात करें तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर युद्ध, सूचना युद्ध एवं बहुक्षेत्रीय सैन्य अभियान के साथ साथ में अंतरिक्ष एवं ग्रे जोन अभियान जैसे भविष्य के युद्धों के विषय भी शामिल किए गए हैं। यानी कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है उस पर फोकस किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में। यहां पर बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेनाओं, सरकारी संस्थानों, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, सामरिक विशेषज्ञों के बीच में भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों पर साझा समझ विकसित करना है। ठीक है, कि भविष्य में किस प्रकार से जो युद्ध है उनकी रणनीतियां हो सकती हैं उस पर साझा समझ विकसित करने के उद्देश्य से ये त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4था संस्करण प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ? तो 3 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में। चलिए अगली खबर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना शुरू हुई है। देश की पहली पूर्ण
डिजिटल जनगणना कहां पर शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। यहां पर बात करें तो 2 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना का शुभारंभ किया गया। पहली बार नागरिकों को स्वगणना यानी कि यहां पर देखा जाए नागरिक जो है वो स्वतः अपने डाटा फीड कर सकेंगे। ठीक है, स्वगणना के माध्यम से ऑनलाइन अपने परिवार का विवरण भरने का विकल्प दिया गया है। देखा जाए तो 1 से 15 अगस्त 2026 तक नागरिक 34 प्रश्नों वाला ऑनलाइन प्रपत्र भर सकेंगे। इसके बाद 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो गणना कर्मी है वो घर घर जाकर जो विवरण है उसका सत्यापन करेंगे। ठीक है, इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं और सरकार के अनुसार सभी व्यक्तिगत जानकारियां कानून के तहत गोपनीय रहेंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये कब मनाया जाएगा? 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। मैंने आपको बताया कि जो 7 अगस्त का दिन होता है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में। ठीक है, और इस बार 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। चर्चा करें तो 7 अगस्त 2026 को वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित करेगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। यहां पर बात करें समारोह में वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार एवं 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार सहित कुल 22 पुरस्कार उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आइए देखते हैं आगे। इस अवसर पर भारत की हथकरघा परंपराओं पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे और 2 प्रकाशनों का विमोचन भी किया जाएगा, यानी कि 2 प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया जाएगा और 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। देखा जाए तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसी की स्मृति में देखा जाए तो यह हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्राप्त होती है, जिनमें से 70% से अधिक महिलाएं हैं। यानी कि भारत में जो हथकरघा क्षेत्र है उसमें देखा जाए लगभग 35 लाख लोग ऐसे हैं जो हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और 70% इस 35 लाख में 70% महिलाएं जो है हथकरघा उद्योग से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है और इसका जो मुख्य आयोजन है वो कब किया जाएगा, इस बार कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। ऑपरेशन वज्र, यहां पर देखा जाए ये ऑपरेशन वज्र बीपीएससी जो दे रहे हैं परीक्षा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन वज्र बिहार में नकली दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। चर्चा करें तो 1 अगस्त 2026 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, इसने ऑपरेशन वज्र के तहत बिहार के गया और मसौढ़ी पटना में 8 अवैध गोदामों तथा 1 अवैध दवा निर्माण इकाई का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में ट्रामाडोल टैबलेट, कोडीन सिरप, ब्यूप्रोफिन इंजेक्शन सहित बड़ी मात्रा में नशीली तथा नकली दवाएं जब्त की गई हैं तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। बात की जाए तो जांच में अवैध दवा निर्माण, भंडारण, नकली पहचान पत्र, नगद लेन देन तथा संगठित अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने वर्ष 2026 में अब तक 90 मामले दर्ज किए हैं, 3 अवैध प्रयोगशालाओं का भांडाफोड़ किया है और 121 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन वज्र याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया गया, तो जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत बिहार के गया और मसौढ़ी जो पटना में पड़ता है वहां से देखा जाए 8 अवैध गोदाम तथा 1 अवैध दवा निर्माण इकाई का भांडाफोड़ किया गया, उसको सीज कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अलका नांग्या अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, यहां पर देखा जाए याद रखिएगा नाम अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलका नांग्या अरोड़ा। चलिए देखते हैं। 1 अगस्त 2026 को भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ठीक है, कि 1991 बैच की अधिकारी अलका नांग्या अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये पॉइंट अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नाम है। यहां पर देखा जाए उन्होंने रक्षा, वित्त प्रबंधन, लोक वित्त, लेखा परीक्षा एवं एकीकृत वित्तीय सलाहकार व्यवस्था में 30 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। यहां पर बात करें इससे पूर्व वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार सहित एमएसएमई मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख होता है, जो तीनों सशस्त्र बलों के वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, तो ये एक अहम पद है। यहाँ पर जो तीनों सेनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो वित्त है, लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों का संचालन करने के लिए इस पद का सृजन किया जाता है। और ये किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख यहाँ पर होता है। और किसको बनाया गया है? तो अलका नांगिया अरोड़ा को बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसको विवेका स्मारक भी कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर बात करें 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया। बात करें तो इस केंद्र का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुरूप युवा नेतृत्व, राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक चेतना एवं चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने भारत के युवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप क्षेत्रों में वैश्विक विकास की नई गति दे रहे हैं, इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ अपने संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम श्री विद्यालय, अटल टिंकरिंग लैब, खेलो इंडिया, वोकल फॉर लोकल तथा जल संरक्षण जैसे पहलों का भी विशेष रूप से यहाँ पर फोकस किया। ठीक, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक, कहां पर किया गया? ये किया गया है देखा जाए तो कर्नाटक के मैसूरू में, कर्नाटक के मैसूरू में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। क्या आप बता सकते हैं जो युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही साथ देखा जाए एक अंतर, यहां पर देखा जाए विश्व युवा दिवस होता है, विश्व युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? ठीक, ये 2 दिवस हैं। इन दोनों दिवस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कब मनाया जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। भारत चीन के बीच नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार पुनः शुरू हो गया। 1 अगस्त 2026 से सिक्किम के नाथुला दर्रे तथा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा पार व्यापार जो है 6 वर्षों बाद पुनः प्रारंभ हुआ है। 2020 में कोविड-19 महामारी एवं सीमा तनाव के कारण जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उसके कारण देखा जाए व्यापार बंद कर दिया गया था। नाथुला मार्ग 2006 में 44 वर्षों बाद पुनः खोला गया था। यहाँ पर देखा जाए सीमा पार व्यापार प्रत्येक वर्ष मई से लेकर नवंबर तक संचालित होता है तथा सोमवार से गुरुवार के बीच में 36 स्वीकृत वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा। बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भी सीमा पार व्यापार पुनः प्रारंभ हुआ, जिसके कारण देखा जाए सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत और चीन के बीच में व्यापार था वो वापस पुनः स्टार्ट हो गया है। 6 सालों के बाद ये पुनः शुरू हुआ है। ठीक है, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा और उसके बाद में देखा जाए लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे हैं जहां से भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राम कुमार रामनाथन और विजय सुंदर की जोड़ी ने बॉन ओपन 2026 का डबल्स खिताब जीत लिया है। यहां पर बात करें तो 2 अगस्त 2026 को भारतीय खिलाड़ियों राम कुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने बॉन ओपन 2026 के डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेनोन को 6-4, 6-3 से पराजित कर, 7-6 और 6-3 से पराजित कर यह खिताब हासिल किया है। यह राम कुमार रामनाथन के 2026 का दूसरा एटीपी चैलेंज डबल्स खिताब तथा उनके करियर का 13वां एटीपी चैलेंजर खिताब है। बॉन ओपन जर्मनी के बॉन शहर में क्ले कोर्ट पर आयोजित किया एटीपी चैलेंजर टूर का हिस्सा है, जिसका आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नाम याद रखिएगा। ये बॉन आयोजन जो था, मतलब बॉन ओपन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी में किया गया था। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है ये। ठीक है, आयोजन कब से कब तक? 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में किया गया था। डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो राम कुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने जीता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह बने उप वायुसेना प्रमुख। जो उप वायुसेना प्रमुख है वो कौन बन गए हैं? तेजपाल सिंह बन गए हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2026 को एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है। वे कैट ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। उनके पास 3500 घंटे से अधिक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव भी है।
यहां पर बात करें जून 1990 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त करने वाले तेजपाल सिंह को वायुसेना मेडल 2011 में तथा अति विशिष्ट सेवा मेडल 2021 में प्रदान किया जा चुका है। वे वायुसेना प्रमुख उप वायुसेना प्रमुख को रणनीतिक योजना, आधुनिकीकरण और प्रशासनिक निर्णयों में सहयोग प्रदान करते हैं। बात करें अगली खबर पर तो एएन प्रमोद ने उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। एएन प्रमोद ने उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। बात करें 1 अगस्त 2026 को। अब ये जो 1 अगस्त, 1 जून और 1 जुलाई का दिन होता है, ये इतना महत्वपूर्ण दिन होता है कि अक्सर देखा जाए कुछ विशिष्ट जो सैन्य पदों पर नियुक्तियां होती हैं वो इसी दिन होती हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं 1 अगस्त 2026 को वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने भारतीय नौसेना के उप नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है। बात की जाए तो एन प्रमोद दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ था। जनवरी 2024 में वे नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किए गए तथा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्री रणनीति एवं अभियानों के प्रमुख योजनाकार के रूप में शामिल रहे। यहां पर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋषभ शेट्टी को प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात करें तो 29 जुलाई 2026 को अभिनेता एवं निदेशक ऋषभ शेट्टी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। यहां पर देखा जाए तो यह सम्मान क्षेत्रीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने, भारतीय लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। कांतारा फिल्म के माध्यम से ऋषभ शेट्टी ने भारतीय लोक संस्कृति तथा लोक कथाओं का प्रभावशाली चित्रण कर वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना प्राप्त की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 का आयोजन 13 से 23 अगस्त 2026 तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और उसी दौरान देखा जाए ये प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? ऋषभ शेट्टी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कांतारा फिल्म के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जे क्लिंटन अमेरिका के नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जे क्लिंटन जो है ये अमेरिका के नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुए हैं। बात की जाए तो 28 जुलाई 2026 को अमेरिकी सीनेट ने जे क्लिंटन को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने की पुष्टि की है। उन्होंने बिल फुल्टे का स्थान लिया जो कार्यवाहक निदेशक थे। ठीक है, बात की जाए तो जे क्लिंटन वर्तमान में न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी है तथा 2017 से 2020 के दौरान अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अमेरिका की कैबिनेट स्तर का पद होता है जो राष्ट्रपति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख खुफिया सलाहकार होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो डीएनआई केंद्रीय खुफिया एजेंसी, सीआईए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए सहित 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के समन्वय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, विदेशी खतरों की निगरानी का दायित्व निभाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ये क्या करते हैं? ये केंद्रीय खुफिया एजेंसी जो सीआईए है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए है, साथ ही साथ 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के समन्वय, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, विदेशी खतरों की निगरानी का दायित्व निभाने का कार्य करते हैं। और अब देखा जाए ये पद कौन संभालेंगे? ये पद संभालेंगे जे क्लिंटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किरण थार्डीमरी इंडिगो के नए मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ देखा जाए किसको नियुक्त किया गया है? इंडिगो का किरण थार्डीमरी को 28 जुलाई 2026 को। यहां पर देखा जाए इंडिगो के द्वारा किरण थार्डीमरी को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। किरण थार्डीमरी वर्तमान में इंडिगो के उप वित्त सलाहकार थे तथा इससे पहले उड़ान एवं जनरल इलेक्ट्रिक में भी मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। बात की जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किरण थार्डीमरी के पास वित्त क्षेत्र में 24 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। वे गौरव नेगी का स्थान लेंगे जो अब सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात की जाए इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी कम लागत वाली विमानन सेवा है तथा इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इंडिगो का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। यहां पर देखा जाए देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां पर बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। 30 जुलाई 2026 को दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के तहत ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 स्थापित किया जाएगा।
यहां पर देखा जाए तो इस पहल का उद्देश्य 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग उपकरण तथा अन्य दूरसंचार हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा देकर वैश्विक विनिर्माण परितंत्र का विकास करना है। यह परियोजना निवेश, सप्लाई चेन, दूरसंचार नवाचार को सशक्त बनाकर भारत को वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। बात करें तो 31 जुलाई 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परेड ग्राउंड में किया गया। यहां पर बात करें तो डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें 24 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिन्हें 6 समूहों में विभाजित किया जाता है। ग्रुप ई में शिलांग, लॉजेंग, नोंगसेक स्पोर्ट्स तथा सोशल एंड कल्चरल क्लब एवं लेक्सनिंग फुटबॉल क्लब सहित मेघालय के प्रमुख क्लब सम्मिलित है। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता 23 अगस्त 2026 तक चलेगी तथा सेमीफाइनल 19 से 20 अगस्त और फाइनल मुकाबला जो होगा ये कोलकाता में 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और इस बार कौन सा संस्करण है? तो 135वां संस्करण है डूरंड कप का। चलिए आगे देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ नोरे, जो नोरू था, इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, नोरू जो था इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और क्या कर रख लिया अपना नाम? नो एरो। ठीक है, नो एरो। यहां पर देखा जाए 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति डेविड एडेंग ने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश नाउरू का आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाओएरो किए जाने की पुष्टि की है। ठीक है, देखा जाए तो नाओएरो देश के मूल स्वदेशी नाम है और यह परिवर्तन सांस्कृतिक विरासत, भाषाई पहचान, औपनिवेशिक नाम के स्थान पर मूल पहचान की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से किया गया है। यहां पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र को भी 26 जून 2026 को नाम परिवर्तन की सूचना दे दी गई थी। नाम यहां पर देखा जाए नया संक्षिप्त नाम नाओएरो होगा। देश का जो कोड है वो क्या होगा? देश का कोड होगा NRO तथा नागरिकों को क्या कहा जाएगा? देई नावेरो कहा जाएगा। यहां पर सबसे मुख्य पॉइंट क्या हो जाता है कि 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद विश्व का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है। विश्व का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है। अब इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है, नावेरो कर लिया है। ठीक है, और इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। खास बात यह है कि इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। यहां पर एक जिला है येरेन। ठीक है, येरेन जिला प्रशासनिक केंद्र है। येरेन जो है यहाँ का एक प्रमुख जिला है जो प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें तो 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही यह है। प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है, 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। ठीक, चलिए अब कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि 23वें कॉमनवेल्थ खेल 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? दिल्ली भारत, ग्लासगो स्कॉटलैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड या फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत 2024-25 में मशरूम उत्पादन वर्ष 2024-25 में मशरूम उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? अलका नांगी अरोड़ा, वर्षा अशोक आगलावे, किरण थाड़ीवरी या फिर वर्षा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। और अंतिम सवाल है देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां स्थापित किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में 1, 2 और 3 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पे हमने चर्चा की, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर चर्चा की। वीडियो थोड़ा सा लंबा इस वजह से है क्योंकि 3 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सारे बिंदुओं पर हमने इस क्लास में चर्चा की है। ठीक है, ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1, 2, 3 अगस्त डन। क्या लिखना है? 1, 2, 3 अगस्त डन, यानी कि 1, 2, 3 अगस्त का जो वीडियो है ये हो गया है कंप्लीट। इसकी क्लास PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे, तो करंट अफेयर के रिवीजन के तहत आपके बीच में कल जुलाई महीने का वीडियो आएगा। ठीक है, जुलाई 2025 का वीडियो आएगा जिसमें जुलाई 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और डेली एक एक वीडियो आता रहेगा जिससे लोअर PCS के पहले पहले पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका आसानी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने यूपी स्पेशल करंट अफेयर पर चर्चा की थी कुछ दिन पहले, 6 महीने का करंट अफेयर देखा था।
उसमें से देखा जाए कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर 1 साल का करवा दीजिए, क्योंकि लोअर पीसीएस में करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है यूपी स्पेशल में। जो 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के हैं उनमें करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है ज़्यादातर। तो हम लोग यूपी स्पेशल का करंट अफेयर भी कंप्लीट करेंगे और उस यूपी स्पेशल करंट अफेयर में 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। जुलाई से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर जो होगा उसको कंप्लीट करेंगे और उसको वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले 6 महीने का कर रखे थे। ठीक है, पूरी जैसे डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन अब हम वन लाइनर फॉर्मेट से चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम के पहले आसानी से पूरी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा जिसमें 1 साल की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।